जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया भाई मिल गया। अरे वत्साहो लस्सी मंगाओ, ठंडी ठंडी, मिल गया मिल गया। बलवीर सर आर्यन को देखकर समझ गए थे कि उन्हें अनिका का वह बेटा मिल गया था जिसे अनिका 6 साल पहले से ढूंढ रही थी। बलवीर सर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए आर्यन के हाथ का मसाज करने लगे। उन्होंने रोहित की ओर देखकर कहा, वाह वत्साहो, मेरी एकेडमी को चैलेंज करने की बात करके ही तुमने मुझे खुश कर दिया। और इस लड़के के हाथ पाँव को देखो, किसने कहा यह कमजोर है? इसके हाथ पाँव मार्शल आर्ट सीखने के लिए ही बने हैं। देख लेना, मेरी ट्रेनिंग के अंदर यह सबसे तेज मार्शल आर्ट सीख लेगा। बलवीर सर ने अपना एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। बलवीर सर के पंजे में लगभग आर्यन का पूरा कंधा कवर हो रहा था। आर्यन को ट्रेनिंग सेंटर की ओर धक्का देते हुए बलवीर सर ने रोहित से कहा, अब तुम जाओ, आज से यह लड़का मेरा स्टूडेंट है। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। रोज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसे लेने आ जाना। जैसे ही सर आर्यन को अंदर ले जाने लगे, धीरज ने आगे आकर बलवीर सर से कहा, पाजी, वह मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। काफी सालों से एकलव्य की तरह आपसे मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इच्छा रखता हूँ कि ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी का स्टूडेंट बनूं और आपका शागिर्द भी। बलवीर सर ने पीछे मुड़कर धीरज को देखा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धीरज को स्कैन किया। बलवीर सर ने धीरज को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारी एकेडमी का हिस्सा बन सकते हो? सर की यह बात सुनकर धीरज हैरान हो गया। बलवीर सर के सामने बोलने की न तो हिम्मत धीरज में थी और न ही उस वक्त उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। बलवीर सर आर्यन को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। धीरज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब बलवीर सर ने ट्रेनिंग सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया, धीरज ने चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे रिजेक्ट करके उस कमजोर मंदबुद्धि बच्चे को एडमिशन दे रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती। रोहित ने धीरज की ओर गुस्से से देखा और कहा, इस वक्त मुझे तुम मंदबुद्धि नजर आ रहे हो धीरज, यू आर मेंटली। धीरज मारवा गुस्से की वजह से एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा था। अपनी दोनों टांगों पर हिलते हुए धीरज ने रोहित से कहा, ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मगर तुम्हारे उस बेटे आर्यन जैसा मंदबुद्धि भी बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं, बलवीर सर ने पहले आर्यन को एडमिशन देने से साफ मना कर दिया था। फिर अचानक पता नहीं उनकी खोपड़ी में क्या खिसक गई कि उसे एडमिट कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझ में आखिर क्या कमी है? रोहित ने एकेडमी से बाहर निकलते हुए पीछे चल रहे धीरज से कहा, तुम में क्या कमी है वह तुम्हें अब तक नहीं पता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोहित की बात समझ पाना धीरज के बस में नहीं था। धीरज जब तक रोहित की बात समझने की कोशिश करता, रोहित गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। धीरज रोहित को जोर जोर से आवाज लगाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर एक ओपन ग्राउंड था, जिसके चारों तरफ चेंजिंग रूम्स और लोगों के बैठने के लिए कुछ पवेलियन बनाए गए थे। ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाई जा रही थी, जिसमें सबसे पॉपुलर और मॉडर्न टेक्निक थी कराटे। ब्रह्मपुत्र एकेडमी दिल्ली के बीचों बीच सिचुएटेड एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। इस ग्राउंड पर कई सारे बिल्डर्स और पॉलिटिशियन की नजर थी। अगर इस जगह पर कोई मॉल या कोई बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाए तो करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता था। इस ग्राउंड की वैल्यू आज के जमाने में कम से कम 80 से 90 करोड़ की थी। मगर बलवीर सर अपनी एकेडमी और अपने हुनर को लेकर बहुत पैशनेट थे। उन्होंने हमेशा से चाहा था कि उनके बाद भी यह मार्शल आर्ट एकेडमी जिंदा रहे। एकेडमी की हालत इस वक्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। एकेडमी को देखकर पता चल जाता था दीवारों को काफी मरम्मत की जरूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेनिंग गैजेट्स और काफी ऐसी मॉडर्न एमेनिटी की कमी थी ट्रेनिंग सेंटर में। पिछले कुछ सालों से सुखबीर सर की एकेडमी पीछे चल रही थी, क्योंकि पिलर एकेडमी उनसे ज्यादा अच्छे फाइटर्स अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से बलवीर सर के बिजनेस पर काफी असर हुआ था। बलवीर सर का स्वभाव ही इसी वजह से कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था। अब वह चाहते थे आने वाले कुछ वर्षों में वह अपनी कला और एकेडमी अपने शागिर्द के हवाले करके उसे अपना वारिस बना ले। उसके दो फायदे होंगे, एक तो उनके जाने के बाद उनकी कला आने वाले कई सालों तक जिंदा रहेगी, और दूसरी यह जमीन जिसे बलवीर सर किसी भी कीमत पर किसी पॉलिटिशियन या किसी बिल्डर माफिया के निजी फायदे के लिए बेचना नहीं चाहते थे,
वो भी एकेडमी की ही रहेगी। बलबीर सर जानते थे कि अगर वह जमीन यह बेच देते हैं तो उन्हें जरूर इतना पैसा मिल जाएगा कि आने वाली जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे, मगर उन्हें यह भी पता था कि वो उनकी कला की विरासत का अंत होगा। जब से बलबीर सर ने रिया को देखा था, उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वह अनिका की बेटी रिया को ही अपना वारिस बनाएंगे, और अब उनके पास एक और ऑप्शन था, आर्यन। यह बात सच थी कि बलबीर सर की ट्रेनिंग टेक्निक ज्यादातर लड़कों के लिए इफेक्टिव थी, और इसलिए रोहित ने भी आर्यन के लिए बलबीर सर को चुना था। बलबीर सर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस की चेयर पर आर्यन को बिठाकर बलबीर सर अपने घुटनों के बल बैठ गए। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को घूरते हुए कहने लगे, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य, मगर यह रिश्ता तब से शुरू होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारी माँ का नाम अनिका है, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि अनिका अभी कुछ ही देर में तुम्हारी जुड़वा बहन रिया के साथ ट्रेनिंग सेंटर पहुंच रही है। आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। बलबीर सर की बात सुनकर आर्यन टेंशन में आ गया। बलबीर सर ने देखा कि अपनी मां के आने की खबर सुनकर आर्यन खुश नहीं हुआ था। उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हारी मां आने वाली है, यह सुनकर तुम खुश नहीं हुए क्या? क्या तुम पहले से जानते हो कि अनिका तुम्हारी मां है? आर्यन ने बलबीर सर की बात का जवाब देते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। यह देखकर बलबीर सर हैरान हो गए। उन्होंने आर्यन से पूछा, तो बेटा प्रॉब्लम किस बात की है, मुझे बताओ, तुम्हें अनिका अच्छी नहीं लगती क्या? इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए आर्यन ने कहा, मॉम तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर यह मैंने और रिया ने डिसाइड किया था कि जब तक बड़ी दादी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हम मॉम को या डैड को इस बारे में नहीं बताएंगे कि मैं और रिया जुड़वा भाई बहन हैं, और दादी माँ को होश आने के लिए अभी 2-3 दिन का और इंतजार करना होगा। आर्यन और रिया की सूझबूझ को देखकर बलबीर सर सरप्राइज हो गए। इतनी सी उम्र में इतना तेज दिमाग और इतनी समझदारी। बलबीर सर को अभी इस बात का यकीन हो गया था कि उनके बाद यह दोनों बच्चे जरूर उनके एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। तभी बलबीर सर का एक केयर टेकर एक बड़ा सा लस्सी का गिलास लेकर आया। बलबीर सर ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए आर्यन को ऑफर किया और कहा, बच्चे बाहर बहुत धूप है, यह लो ठंडी लस्सी पी लो, तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी। लस्सी के गिलास की साइज देखकर आर्यन को चक्कर आ गए। आर्यन कम से कम 4 या 5 दिन में इतना दूध नहीं पीता होगा जितनी उस गिलास में लस्सी थी। आर्यन ने जैसे ही दोनों हाथों से गिलास पकड़ा, उसे वह गिलास काफी हेवी लगा। देखते ही देखते आर्यन के हाथ से वह गिलास छूट गया। नीचे गिरे गिलास को देखते हुए बलबीर सर ने कहा, ठीक है, फिर आज से तुम मेरे शागिर्द हुए। सर के यह बात सुनते ही आर्यन ने अपनी भी एक ऑफर रख दी। आर्यन ने बलबीर सर से कहा, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप मॉम से या डैड से मेरे और रिया के राज के बारे में नहीं बताएंगे तो ही मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा। बच्चे की यह डिमांड सुनते ही बलबीर सर को शौक लगा। उन्होंने बड़े एटीट्यूड से आर्यन से कहा, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? तब आर्यन ने कह दिया, तो फिर मैं भी आपका स्टूडेंट नहीं बनूंगा। अभी बलबीर सर और आर्यन आगे बात कर ही रहे थे कि बाहर से रिया की आवाज आई, बलबीर अंकल कहाँ हो आप? रिया की आवाज सुनते ही बलबीर सर ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे रिया, अनिका तुम आ गए। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। रिया की आवाज सुनकर आर्यन बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया को अंदर आने से कैसे रोके। आर्यन के एक्सप्रेशंस देखकर बलबीर सर ने उसे एक स्माइल दी और ऑफिस से बाहर निकल गए। रिया और अनिका ट्रेनिंग सेंटर के मेन गेट पर खड़े थे। बलबीर सर दौड़कर रिया के पास आ गए। रिया भी दौड़कर बलबीर सर पर कूद पड़ी। बलबीर सर ने रिया को उठाकर हवा में उछाला और फिर उसे पकड़कर एक बार गोल गोल घुमा दिया। अनिका ट्रेनिंग सेंटर की हालत देखकर समझ गई थी कि बलबीर सर कितना डेस्परेटली अपना सक्सेसर ढूंढ रहे थे। रिया को अपने कंधे पर बिठाकर बलबीर सर अनिका के पास आए और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा कि सुनकर तुम जिंदगी भर के लिए मेरे कर्जदार हो जाओगी, लेकिन वह बात सुनने के बाद तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अनिका जानती थी कि बलबीर सर की शर्त क्या होगी, इसलिए अनिका ने बलबीर सर से कहा, पहले आप मुझे वह सीक्रेट बताइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आपकी बात माननी है या नहीं। यह सुनकर बलबीर सर के चेहरे की हंसी अचानक कंफ्यूजन में बदल गई।
बलबीर सर को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बाहर इतने लोग उनका शागिर्द बनने के लिए तैयार थे तो उनके लिए अपना एक सक्सेसर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। इतनी मेहनत के बाद बलबीर सर ने रिया को अपना शागिर्द बनाने का मन बना लिया था। रिया टैलेंटेड भी थी, स्मार्ट भी थी, लेकिन अब उनके पास आर्यन भी था। रिया और आर्यन की खास बात यह थी कि दोनों बच्चों में अपनी मां के बॉडी फीचर्स आए थे, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतर थे। थोड़ी देर सोचने के बाद बलबीर सर को लगा कि आर्यन की ऑफर ज्यादा बेहतर थी। अगर वह आर्यन की सीक्रेट छुपा कर रखते हैं तो आर्यन उनका शागिर्द बनने को तैयार था, और अगर कहीं आज वो रिया और आर्यन का सीक्रेट अनिका के सामने खोल देते तो हो सकता है अनिका ना तो रिया को और ना ही आर्यन को उनका शागिर्द बनने की इजाजत दे। बलबीर सर ने रिया को कंधे से उतारते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, वो राज कोई गहरा राज नहीं था, छोड़ो इस बात को और मुझे झप्पी दे। जैसे ही अनिका बलबीर सर को हक करने गई, बलबीर सर ने अनिका को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। यह देखते ही ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद काफी बच्चे सर्कल बनाकर इन दोनों को चीयर करते हुए देखने लगे। लगभग सारे बच्चे बलबीर सर के सपोर्ट में थे। कोई कह रहा था, वाह सर, आज काफी सालों बाद आप किसी से दो दो हाथ करोगे। तो कोई कह रहा था, अरे छोड़ दो, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कोई फाइट करता है क्या। यह कमेंट सुनकर बाकी के लड़के अनिका पर हंसने लगे। बलबीर सर को पता था कि ऐसी कमेंट का अनिका पर कोई असर नहीं होता था। बलबीर सर ने दोबारा अटैक करते हुए अनिका को पकड़कर मैदान के बीचों बीच पटक दिया। इस बार जमीन पर गिरते ही अनिका तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अनिका ने काउंटर अटैक करते हुए बलबीर सर के दोनों हाथ पकड़कर कराटे का एक दांव उन पर खेल दिया, जिससे बलबीर सर हवा में उछलकर अपने घुटनों पर गिरे। अनिका के मूव्स देखकर अब सारे के सारे लड़के अचानक शांत हो गए थे। अनिका ने एक के बाद एक दांव खेलना शुरू कर दिया था। बलबीर सर पर अटैक करते वक्त अनिका इस बात का ख्याल रखती थी कि अब बलबीर सर की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उन्हें कहीं कोई ऐसी चोट न लग जाए जो इस उम्र में उनके लिए खतरनाक हो सकती थी। लगभग 15 मिनट तक बलबीर सर और अनिका के बीच में यह फाइट चली थी। फाइट के दौरान अनिका की फिटनेस, उसकी शार्प रिएक्शन और उसकी कम बैक करने की स्ट्रेटजी देखकर ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हर लड़का हैरान हो गया था। अनिका के माथे से पसीना बहने लगा। धूप में चमकते हुए पसीने में अनिका की खूबसूरती किसी चांदनी से कम नहीं लग रही थी। 15 मिनट की फाइट के बाद बलबीर सर ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए पीस का ऐलान किया। भारी सांसें लेते हुए बलबीर सर ने अनिका से कहा, अगर विदाउट प्रैक्टिस तुम मेरे साथ फाइट में बिना हारे गेम में बनी रह सकती हो तो जरा सोचो, अगर प्रैक्टिस करोगी तो सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की ताकत रखती हो तुम। ओए मुंडो, कुड़ी के लिए तालियां बजाओ। सारे लड़के सीटियां मारते हुए तालियां बजाने लगे। बलबीर सर की इस बात को मजाक में उड़ाते हुए अनिका ने उनसे कहा, अच्छा अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है तब ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मैं जरूर प्रैक्टिस कर लूंगी, ताकि आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप बन पाऊं। कैसा लगा मेरा आइडिया आपको। बलबीर सर ने देखा कि अनिका उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। तब उन्होंने भी अपना हाथ जोड़ते हुए अनिका से कहा, ठीक है रहने दो, तुम ठहरे आलसी, तुमसे ना होगा। बलबीर सर की यह बात सुनते ही अनिका ने उनसे कहा, तो अब क्या आप चाहते हो मैं रिया को आपकी शागिर्द बना दूं? बलबीर सर ने पानी का ग्लास अनिका के हाथ में देते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही एक बेहतरीन फाइटर बने? अनिका ने पानी पीते हुए अपना मुंह नाम में हिलाते हुए कहा, फाइटर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इसलिए ली थी ताकि वह अपने कमजोर शरीर को ताकतवर बना सके। रिया अपने जन्म से ही बाकी बच्चों से काफी स्ट्रॉन्ग थी और आज तक अनिका ने रिया को जिस तरह पाला था, अनिका ने हमेशा चाहा कि उसकी बच्चे एक प्रिंसेस की जिंदगी जिए। रिया के शरीर पर अगर मॉस्किटो बाइट भी हो जाता था तो अनिका पूरे घर में मॉस्किटो प्रिवेंशन नेट लगा लेती थी। फिर मार्शल आर्ट सीखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अनिका की सोच को देखते हुए बलबीर सर ने अनिका को ताना मार दिया, आखिर तुम भी एक माँ ही निकली। पता नहीं यह सारी माएँ अपने बच्चों को इतना नाजों से क्यों पालना चाहती है। अरे असली माँ तो वह होती है जो अपने बच्चों को ताकतवर बनाए, ना कि कमजोर। हाँ, मगर मुझे एक बात का जरूर अफसोस है, तुम्हारी सोच तुम्हारी माँ जैसी नहीं।
वो आज अगर यहाँ होती तो जरूर रिया को मार्शल आर्ट सिखाती। बलवीर सर की यह बात सुनते ही अनिका हैरान हो गई। उसने बलवीर सर का हाथ पकड़कर उनसे पूछा, बलवीर सर, क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? बलवीर सर पवेलियन की एक सीट पर बैठ गए। वो फिर से अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाने लगे। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बलवीर सर ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ एक असली चैंपियन थी। पवेलियन के बगल में एक छोटा सा गार्डन एरिया बना था जिसमें एक केन का सोफा और एक चेयर्स रखी थी। बलवीर सर ने रिया और अनिका को केन के सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो खुद बगल में रखी चेयर पर बैठ गए। अनिका ने टेबल पर रखी चाय की केटल उठाई और अपना और बलवीर सर का चाय का कप भर लिया। तभी एक आदमी रिया के लिए एक बड़ा सा लस्सी का ग्लास लेकर आया। लस्सी का इतना बड़ा ग्लास देखकर रिया को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने दोनों हाथों से गिलास पकड़कर लस्सी पीना शुरू कर दिया था। लस्सी से रिया के होठों पर एक सफेद मूंछों की परत बन गई थी, जिसे देखकर बलवीर सर हंसने लगे। रिया भी अपना चेहरा देखने ऑफिस की ओर चली गई। अनिका ने बलवीर सर को याद दिलाते हुए कहा, आप मुझे बताने वाले थे मेरी माँ के बारे में, क्या आप उन्हें जानते थे? बलवीर सर ने चाय की एक चुस्की लेकर अनिका से कहा, उस जमाने में मुझे ऐसा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी। दिल्ली में मेरा नाम बनने लगा था। उस वक्त ही मुझे एक शागिर्द की तलाश थी जो मेरे इस आर्ट को समझे और मेरे इस हुनर को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता हो। अनिका पुत्र, जो हुनर तुम्हारे अंदर है वही हुनर मैंने तुम्हारी माँ में भी देखा था, मगर तुम्हारी ही तरह उसने मेरी भी ऑफर रिजेक्ट कर दिया और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। बलवीर सर की बातें सुनकर अनिका के मुंह के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत कंफ्यूज थी। बलवीर सर ने अनिका से आगे कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था कि वह घर छोड़कर क्यों चली गई। हालांकि किसी को नहीं पता था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। किसी ने कहा कि वह इतनी खूबसूरत थी कि शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और कैद कर लिया था। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी माँ की ताकत क्या थी। उसे किडनैप कर सके कोई ऐसा पट्टा दिल्ली में तो नहीं। फिर अचानक 2 साल के बाद तुम्हारी माँ मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यानी कि उसकी बेटी को अपना शागिर्द बना लूं। हालांकि उस वक्त वो मुझसे मिलने अकेली आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस तरह ट्रेन करूं कि बड़ी होकर तुम बहुत ताकतवर बनो और जमाने से लड़ने की ताकत हो तुम्हारे अंदर। यह कहकर उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा कि वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए जब तक मैं तुम तक पहुंच पाता उससे पहले तुम्हारी माँ चल बसी। अनिका की आंखों में आंसू देखकर बलवीर सर ने कहा, नहीं यार, उसे याद करके रोना नहीं। भले ही तुम्हारी माँ की जिंदगी बहुत छोटी थी, मगर उसे जिंदगी का तजुर्बा बहुत ज्यादा था। उसने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां भी निभाई थी। हाँ, तुम यह कह सकती हो कि उसने अपनी जिंदगी में एक इंसान को बहुत निराश किया था। अनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए बलवीर सर से पूछा, कौन था वह? बलवीर सर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, क्या तुमने दिल्ली के गुलेरिया खानदान के बारे में कभी कुछ सुना है? अनिका ने ना कहते हुए अपना सर हिला दिया। बलवीर सर ने कहा, दिल्ली का गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों बहुत पावरफुल माने जाते हैं। दोनों परिवारों में हमेशा इस बात की कंपटीशन लगी रहती थी, दिल्ली का नंबर 1 परिवार किसका था, गुलेरिया खानदान या फिर मारवा खानदान। रोहित मारवा के पहले मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर जिसके हाथ में थी, वो रोहित जितना तेज और स्मार्ट नहीं था। तब गुलेरिया खानदान और पूरे गुलेरिया इंडस्ट्रीज को संभालने वाला करण गुलेरिया काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट माना जाता था। करण गुलेरिया के साथ तुम्हारी माँ की सगाई हुई थी। जब मैंने सुना कि तुम्हारा पूरा नाम अनिका गुलेरिया है तो मैंने सोचा तुम करण गुलेरिया की बेटी हो, मगर अफसोस यह सच नहीं था। पता नहीं तुम्हारी माँ ने उस गौतम गुलेरिया में ऐसा क्या देख लिया कि उसके साथ शादी कर ली। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई बेटा, तुम्हारी माँ जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरत जो हर चीज सोच समझ कर करती थी, वह जीवन साथी चुनने में इतने बेपरवाह कैसे हो सकती थी? वो कैसे किसी ऐसे इंसान से शादी कर सकती थी जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था? अनिका जानती थी कि बलवीर सर उसके पापा गौतम गुलेरिया के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे।
मगर अनिका ये भी जानती थी कि सर जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था। एक लंबी सांस भरते हुए बलबीर सर ने आगे कहना शुरू किया, तो बेटा करण गुलेरिया एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। एक बात सबको पता था कि अगर इसी तरह करण गुलेरिया ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया तो वह दिन दूर नहीं था जब गुलेरिया परिवार मारवा परिवार को पीछे छोड़कर दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर और बिजनेस फैमिली बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मगर ज्यादा देर तक नहीं। पता है क्यों? अनिका बस फटी आंखों से बलबीर सर को सुन रही थी। बलबीर सर ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ के गायब होने के बाद अचानक करण गुलेरिया बिल्कुल बदल गया था। न तो उसका काम में मन लगता था और न ही परिवार में। देखते ही देखते गुलेरिया खानदान का बिजनेस बड़े बड़े लॉस करने लगा। फिर एक बार गुलेरिया खानदान और मारवा खानदान लगभग बराबरी पर आ गए। आगे की बात तो तुम जानती हो। जब से रोहित मारवा ने मारवा इंडस्ट्रीज को संभाला है तब से मारवा इंडस्ट्रीज दिल्ली की नहीं इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्रीज बन गई है। प्यार में धोखा खाने के बाद करण गुलेरिया पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ वक्त बाद उसने कंपनी की बागडोर अपने भतीजे के हवाले कर दी और बिजनेस से हमेशा के लिए रिटायर हो गया। आज भी ऐसा कहा जाता है कि वह ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है। न कभी फिर किसी से प्यार किया, न ही शादी। वह जिंदा तो है, मगर तुम ही बताओ बेटा, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जिसे जीने में मजा ही ना आए। बलबीर सर की यह बात सुनकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सर की बातों से साफ जाहिर था कि अनिका की मां ने करण गुलेरिया के साथ जो कुछ भी किया था वह बहुत बुरा था। अनिका इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी मां ने किसी को इतना बड़ा धोखा दिया था। अभी अनिका ये सब सोच ही रही थी, तभी बहुत बड़ी बात उसके ध्यान में आई। उसे अपनी मां की फार्मा कंपनी का नाम याद आया, अनिकरण फार्मास्यूटिकल। अगर अनिकरण शब्दों को तोड़ा जाए तो 2 नाम से बना एक नाम था। अनिका और कर्ण को मिलाकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स बने थे। इस नाम से एक बात तो साफ थी कि अनिका की मां करण गुलेरिया को भूली नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से खड़ी की फार्मा कंपनी का नाम ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम को जोड़कर बनाया था जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और अगर वह करण गुलेरिया से इतना प्यार करती थी तो आखिर उसने करण गुलेरिया के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था? अभी यह सारी बातें अनिका के दिमाग में एक साथ चल रही थी। तभी बलबीर सर अपनी जगह से खड़े हुए और अनिका से कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं जरा चल कर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। बलबीर सर के जाने के बाद गहरी सोच में डूबी अनिका अचानक 1 सेकंड में अपनी सोच से बाहर आई। अभी अभी उसने बलबीर सर को यह कहते हुए सुना कि मैं जाकर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। सर की यह बात पर अनिका हैरान हो गई। अनिका भी अपनी जगह से उठकर सर के पीछे जाने लगी। बलबीर सर को ढूंढते हुए अनिका एकेडमी ऑफिस की ओर गई। अनिका ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, तभी उसे अंदर से बलबीर सर की आवाज आने लगी, ऐसे दोनों कोनी पर अपना पूरा वजन डालो और फिर पांव ऊपर लो। अपनी पूरी ताकत अपनी कोनियों में लगा दो। पूरे शरीर का वजन यहीं पर आना चाहिए। तुम्हारा हर अंग तुम्हारे पूरे शरीर के वजन को उठाने की ताकत रखना चाहिए, तभी तुम फिट कहलाओगे। जैसे अनिका ने ऑफिस का दरवाजा खोला, वह देखकर हैरान हो गई। रिया ने अपनी पिंक फ्रॉक बदलकर फिर से लड़कों जैसे ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहन लिए थे और बलबीर सर उसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर अनिका दोनों को दूर से ही देखने लगी। बलबीर सर ने आर्यन से कहा, अब जब हमारे बीच यह तय हो चुका है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे तो एक बात ध्यान रहे, मेरे ट्रेनिंग में डिसिप्लिन के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। यह एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें आज सिखाई है वो रोज सुबह उठते ही तुम्हें कम से कम आधे घंटे के लिए करनी होगी। एक भी दिन मिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, मेरी कही हर बात माननी होगी। तुम्हारी माँ की तरह मत बनना आलसी। बलबीर सर के मुंह से यह बात सुनते ही आर्यन ने अपना बैलेंस खो दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन चौंक गया। बलबीर सर उसे कहने लगे, अरे बंद क्यों कर दिया? अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं। चलो फिर से अपना पूरा वजन अपने हाथ की कोनी के ऊपर डालो, चलो जल्दी। आर्यन बलबीर सर की बात सुन नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर थी। आर्यन को लगा आज उसके और रिया के राज पर से पर्दा उठ कर रहेगा। आर्यन को पीछे की ओर देखते हुए बलबीर सर ने नोटिस किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा
तो जो रिएक्शन आर्यन का था वही एक्सप्रेशन बलबीर सर के चेहरे पर भी आ गए। बलबीर सर अनिका को देखकर अटक अटक कर बोलने लगे, मैं तो बस तुमसे कहने ही वाला था कि। इससे पहले कि बलबीर सर आगे कुछ कहते, अनिका ने उनसे कहा, मुझसे कहने की बात छोड़िए, आप पहले मुझे यह बताइए कि आपने रिया को कन्विंस कैसे किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रिया को मार्शल आर्ट में इतना इंटरेस्ट हो सकता है। अनिका की यह बात सुनकर बलबीर सर ने अपनी अटकती हुई सांसें छोड़ी और अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बच्चों को कब क्या पसंद आ जाए यह हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अनिका ने आर्यन का गाल पकड़कर कहा, मगर मुझे अंदाजा है जरूर आपने रिया को चॉकलेट आइसक्रीम या पेस्ट्रीज की लालच दी होगी, तभी वह मान गई। क्यों रिया? अनिका ने आर्यन का कान प्यार से खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है? डरे हुए आर्यन ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मॉम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। यह बात सुनकर अनिका को रिया के बर्ताव को लेकर हैरानी हो गई। वह जानती थी कि रिया को ज्यादा मेहनत वाला काम करने की न तो आदत थी और न ही उसे कोई इंटरेस्ट था। इसलिए रिया का फैसला कंफर्म करने के लिए अनिका ने फिर एक बार पूछा उससे, रिया बेटा, क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की सारी डिसिप्लिन, सारी एक्सरसाइज और पेनफुल प्रोसेस सह पाओगी? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, मुझे ये हमेशा से करना था। अनिका ने हमेशा रिया को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की आजादी दे दी थी, इसलिए रिया की इस मांग पर भी उसे कोई एतराज नहीं था। अनिका ने बलबीर सर को कहा, ठीक है सर, अगर यह खुद चाहती है कि वह आपकी शिष्य बने तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मगर आज मुझे कहीं जाना है, मैं इसे लेकर कल सुबह ठीक 7 बजे आ जाऊंगी। यह कहते हुए अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, चलो रिया, आज हमें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कल यहाँ फिर ड्रॉप कर दूंगी। यह कहकर अनिका आर्यन को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। बलबीर सर दौड़कर ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका को कैसे रोके। वह अनिका से यह कैसे कहते कि वह अपनी बेटे की जगह अपने बेटे को ले जा रही थी। इतने में ऑफिस के बाथरूम से रिया दौड़कर बाहर आई और उसने बलबीर सर का कुर्ता खींचते हुए उनसे पूछा, आर्यन कहाँ चला गया बलबीर सर? बलबीर सर उसे कोई जवाब देते उससे पहले रिया के फोन पर एक मैसेज आया। आर्यन ने मैसेज में लिखा था कि माँ मुझे रिया समझकर अपने साथ ले जा रही है। पापा थोड़ी देर में आकर तुम्हें पिक करेंगे। हम कल कोई प्लान बनाकर फिर से अपनी जगह बदल लेंगे। यह मैसेज पढ़कर रिया एकदम से खुश हो गई। उसने बलबीर अंकल से रिक्वेस्ट की कि वह उसे फिर से हवा में गोल गोल घुमाए। बलबीर सर को इस वक्त टेंशन में थे। उन्होंने रिया को उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रिया हवा में झूमते हुए जोर जोर से गाने लगी कि आज मैं फिर अपने पापा से मिलूंगी, आज मैं फिर अपने पापा से मिलूंगी। शाम के 5 बज गए थे। रिया को पता था कि रोहित उसे पिक करने 7 बजे आने वाला था। सर पर हाथ देकर बैठे बलबीर सर को रिया ने पूछा, अभी तो पापा के आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक हम क्या करेंगे? क्या आपके पास बार्बी डॉल्स है? एक पहलवान के अखाड़े में पहली बार किसी ने बार्बी डॉल की मांग की थी। बलबीर सर ने बिना सोचे ना में अपना सर हिला दिया। रिया ने बलबीर सर से पूछा, फिर क्या हम कोई गेम खेल सकते हैं? बड़ी सख्ती से बलबीर सर ने रिया से कहा, यहाँ मैं तुम्हें मोबाइल गेम खेलने नहीं दूंगा। अगर असली गेम देखना चाहती हो तो चलो बाहर। यह कहकर बलबीर सर रिया को बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गए। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई सारे लड़के एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। बलबीर सर ने हवा में हाथ उठाकर प्रैक्टिस रोक दी और ऐलान किया, आज हम एक छोटी सी नॉकआउट फाइट की कंपटीशन खेलेंगे। जो हार गया वह गेम से बाहर और जो जीतेगा वह अगले राउंड में जाएगा। एक के बाद एक स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने आकर फाइट्स करने लगे। बलबीर सर जो नंबर बुलाते उसके अनुसार लड़के अपनी अपनी पोजीशन लेते और 1 मिनट में डिसाइड हो जाता कि विनर कौन था। यह फाइट की गेम देखकर रिया बहुत एक्साइटेड हो गई और हर गेम में कूद कूद कर तालियां बजाने लगी। रिया ने रेसलिंग मैच टीवी पर तो देखी थी, मगर लाइव देखने का यह उसका पहला मौका था। थोड़ी देर बाद बाहर रोहित अपनी गाड़ी से उतरा। रोहित आर्यन को रिसीव करने ट्रेनिंग सेंटर की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित ने सोचा था कि आज वह अपने बेटे को पसीने से भीगा हुआ स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच मिट्टी में ट्रेनिंग लेते हुए देखेगा। अगर इस दरमियान आर्यन को कोई चोट लग गई तो तब भी रोहित को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन को एक
रफ एंड टफ लड़का बनना है तो थोड़ी बहुत इंजरी होना स्वाभाविक था। मन ही मन रोहित इस बात से भी खुश था कि बलबीर सर के अंडर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर देगा। जैसे ही रोहित ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, उसने देखा कि काफी लड़के अपने वाइड्स यूनिफॉर्म में खड़े हुए सेंटर में फाइट्स कर रहे थे और लड़कों को चीयर कर रहे थे। बलबीर सर ग्राउंड के ठीक बगल में चेयर पर बैठे थे। फिर अचानक रोहित आर्यन को देखकर हैरान हो गया। रोहित ने देखा कि आर्यन एक प्रिंटेड फ्रॉक पहने हवा में उछल उछल कर फाइटर्स की तारीफ कर रहा था। वह देखो बलबीर सर, वह लड़का कितना पावरफुल है। उसकी बिसेप्स तो बिल्कुल मेरे फेवरेट फिल्म के हीरो जैसी है। वहीं दूसरी तरफ अनिका आर्यन को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में आई। स्टोर में अनिका ने कुछ हर्बल पाउडर लिए और कुछ अलग अलग केमिकल फार्मूला की दवाइयाँ सिलेक्ट की। फिर हर्बल पाउडर को अलग करके उसने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, हर्बल पाउडर का एक पेस्ट तैयार करना है। कौन सा पाउडर किस क्वांटिटी में डालना है वह सब मैं इस चिट्ठी में लिख देती हूँ और यह सारी दवाइयाँ मैं अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। काउंटर पर खड़ा लड़का कब से अनिका को बुरी नजर से देख रहा था। अनिका की बातों को सुनकर काउंटर पर खड़े लड़के ने अनिका से पूछा, क्या आप कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं? आपको दवाइयों के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? अनिका ने उस लड़के को बिना जवाब दिए 2000 की नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा, कीप द चेंज। लड़के ने खुश होकर अनिका को कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और यह हर्बल पाउडर का मलहम मैं 2 दिन में तैयार करवा दूंगा। आप चाहो तो मैं आपको होम डिलीवरी भी करवा दूंगा। अनिका ने स्टोर के काउंटर पर से फार्मेसी का एक कार्ड उठाया और अपने पर्स में रख लिया। अब अनिका फिर से आर्यन को लेकर गाड़ी में बैठने लगी तो आर्यन ने पूछा, मॉम यह दवाई किस लिए ली है तुमने? अनिका ने आर्यन की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी नानी माँ के लिए। आर्यन अपनी बड़ी नानी को न तो जानता था न उसने उन्हें कभी देखा था, मगर कल रात जब उसकी रिया के साथ फोन पर बात हुई थी तब रिया ने उसे यह जरूर कहा था कि वह इस वक्त अपनी बड़ी नानी के घर पर थी और ये भी कहा था कि नानी माँ देख नहीं सकती। आर्यन ने बड़े ही इनोसेंटली अनिका से पूछा, तो क्या मॉम दवाई खाने से कोई भी ब्लाइंड इंसान फिर से देखने लग सकता है? आर्यन का ये इनोसेंट सवाल सुनकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन को जवाब दिया, नहीं, मगर तुम्हारी बड़ी नानी की आंखें कमजोरी की वजह से अपनी रोशनी खो चुकी हैं। लगता है उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा होगा किसी वक्त और उसी वजह से उनकी आंखों का विजन चला गया। ऑप्टिकल्स नर्व्स डैमेज होने के कारण ऐसा हो सकता है और अगर हम उनकी ऑप्टिकल नर्व्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बना दें तो हो सकता है बड़ी नानी फिर से देखने लगे। फिर अनिका ने जीपीएस पर मल्होत्रा हाउस का एड्रेस डाला और कार ड्राइव करने लगी। कार लगभग 45 मिनट के बाद मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। अनिका ने देखा कि बंगले के बाहर गार्डन के पास अंजलि मामी बेहद खूबसूरत साड़ी और काफी क्लासी और एलिगेंट ज्वेलरी पहने अनिका का इंतजार कर रही थी। गार्डन के ठीक बगल में बने पार्किंग एरिया में एक बहुत लंबी इम्पोर्टेड काली गाड़ी खड़ी थी। कार पर बना लोगो देखकर अनिका समझ गई थी कि यह गाड़ी जर्मनी से इम्पोर्ट की गई थी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारी शीला मासी तुम्हें मिलने आई है। तुम्हारी मासी को जैसे ही पता चला कि तुम घर आई हो, वह फौरन तुम्हें मिलने चली आई। नानी माँ के 3 बच्चे थे, 2 बड़ी लड़कियाँ और सबसे छोटा लड़का यानी किशन मामा। अनिका की माँ स्वाति सबसे बड़ी थी। जैसे ही अनिका अंजलि मामी घर के अंदर जाने लगे, अंदर से एक औरत की जोर जोर से आवाज आने लगी। शीला मासी बोल रही थी, अब अचानक इतने सालों बाद आई है, जरूर उसकी माँ की तरह उसके मन में भी कोई खोट होगी। पहले ही कह देती हूँ, इस लड़की से संभल कर रहो। हमें पता नहीं है कि कौन है, कहाँ से आई है, सचमुच स्वाति की बेटी है या कोई और है। ऐसे ही रास्ते चलते किसी को भी उठाकर अपने घर पर ले आए और फिर इस लड़की के माँ ने क्या किया था हमारे साथ, सब कुछ भूल गए आप सब। अगर इनके चाल चलन भी इनकी माँ जैसे निकले तो फिर से वही जिल्लत का सामना करना पड़ेगा हमें। नानी माँ ने शीला मौसी को जवाब देते हुए कहा, शीला तुम जो कुछ भी कह रही हो जरा सोच समझ कर कहो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बातें कर रही हो और यह मत भूलो कि अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। शीला मासी ने अपने हाथ
सरप्राइज में हवा में उछालते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, वेरी नाइस। इतने सालों में भी तुम बदली नहीं। पहले तुम्हें स्वाति मुझसे ज्यादा खूबसूरत और काबिल लगती थी और आज उसकी बेटी पर तुम्हें ज्यादा भरोसा है। स्वाति तो सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर चली गई, तब तुम्हारे साथ और मल्होत्रा खानदान के साथ मैं खड़ी थी। आज भी मल्होत्रा हाउस को किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए मेरी ही जरूरत पड़ती है, स्वाति की या उसकी बेटी की नहीं। नानी माँ ने अपनी कमजोर आवाज में शीला मासी से कहा, शीला, अपनी बहन के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। शीला मासी ने अपनी आवाज और बढ़ाकर कहा, क्यों न करूं? याद है ना, इस लड़की की माँ स्वाति ने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। घर छोड़कर भाग गई थी नाक कटवाकर। तब परिवार के साथ कौन खड़ा था? मैं खड़ी थी माँ, मैं। और आज इतने सालों बाद उसकी बेटी फिर आई है, परिवार की इज्जत पर फिर से खतरा है। मैं कह देती हूँ, नजर रखना इस लड़की पर। हमें ना तो इसके चाल चलन के बारे में कुछ पता है और ना ही इसके मकसद के बारे में। अभी शीला मासी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी अनिका और आर्यन को लेकर अंदर आईं। अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही शीला मासी का बोलना रुक गया, अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, शीला, यह है अनिका और यह है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अनिका ने शीला मासी को गौर से देखा। शीला मासी की फेशियल फीचर्स किशन मामा से काफी मिलते जुलते थे। उनके कपड़े, ज्वेलरी, पाँव की सैंडल देखकर लगता था कि उनकी पर्सनैलिटी काफी रुबाबदार थी। उनकी उम्र भले ही 55 साल की होगी, मगर दिखने में वो 42-43 साल की लगती थी। अंजलि मामी जितनी एलिगेंट और क्लासी लगती थी, उतनी ही क्लासी और एलिगेंट शीला मासी भी थी। मगर शीला मासी की पर्सनालिटी में एक बात थी कि अगर वह 1000 लोगों की भीड़ में भी खड़ी हो जाए तो सबसे अलग और सबसे रुबाबदार लगेंगी। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसको हल्का आगे धकेलते हुए इशारा किया कि वह जाकर शीला मासी के पांव छुए। आर्यन के हाथों में ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी लगी थी। जैसे ही आर्यन ने शीला मासी के पांव छुए, उनके हाथों की मिट्टी शीला मासी के पांव पर पड़ी। इस बात से बेहद गुस्सा होते हुए शीला मासी आर्यन को धक्का देते हुए कही, छी, स्टे अवे फ्रॉम मी, यू डर्टी गर्ल। आर्यन पहले ही शीला मासी की बातों से नाराज था। आर्यन ने बड़े गुस्से से शीला मासी को देखते हुए कहा, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, हॉल में खड़े सारे लोग आर्यन को हैरानी से देखने लगे। ट्रैक पैंट, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, हाथों में मिट्टी और मिट्टी में नहाई हुई टी शर्ट पहना हुआ आर्यन वैसे तो फिलहाल किसी एंगल से लड़की नहीं लग रहा था। आर्यन समझ चुका था कि अब अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। अपने आप को कवर करते हुए आर्यन ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा, मेरा मतलब है आई एम नॉट ए डर्टी गर्ल। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। मार्शल आर्ट का नाम सुनते ही शीला मासी ने अपना एक हाथ अपने कान पर रख दिया और पास ही की इजी चेयर पर बैठते हुए आर्यन से कहा, ओह माय गॉड, मार्शल आर्ट, दिस इज सो डाउन मार्केट। तो तुम उन आवारा बच्चों के साथ हाथ में हाथ डालकर कुश्ती खेलती हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसी सब ट्रेनिंग लेता होगा। वहाँ पर आने वाले ज्यादातर बच्चे तो आवारा टाइप के ही होंगे। शीला मासी की ऐसी बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर ताजुब हो रहा था। शीला मासी और किशन मामा के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अनिका के रिएक्शन देखते हुए अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, शीला मासी की जबान थोड़ी सी तीखी है, मगर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। जब मैं नई नई आई थी इस घर में, तब मैंने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी। फिर धीरे धीरे मुझे इस सब बात का एहसास हुआ कि वह तो नहीं बदलने वाली थी। मुझे ही उनकी बातें सुनने की आदत डाल देनी होगी। शीला मासी आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने मन में रिया के लिए एक परसेप्शन बना लिया था। मासी ने रिया का इंटरव्यू लेते हुए उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। चेयर पर बैठे शीला मासी ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए आर्यन से पूछा, यह कुश्ती के अलावा और क्या करती हो तुम? I mean, कौन सी क्लास स्टैंडर्ड में हो अभी? आर्यन ने पिछले कई सालों से घर पर ही पढ़ाई की थी, इसलिए वह इस वक्त कौन से स्टैंडर्ड में था वो उसके लिए कहना थोड़ा मुश्किल था। आर्यन कुछ सोचकर जवाब देता, उससे पहले शीला मासी ने सरप्राइज होकर कहा, लो भाई, बच्ची को यह भी नहीं पता कि वह किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मान गए अनिका तुम्हें? क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को?
इस वक्त मासी के तानों से ज्यादा अनिका को रिया की चुप्पी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। मासी ने आगे पूछा, चलो अब मुझे यह बताओ कि तुम्हें मैथ्स ज्यादा पसंद है या फिर साइंस। आर्यन इन सब सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमजोर था। अब तक वह यह नहीं डिसाइड कर पाया था कि उसे पढ़ाई में ज्यादा क्या अच्छा लगता था। उसकी अब तक की लाइफ में उसकी मेरी टीचर ने उसे जो कुछ भी पढ़ाया था वह इस तरह से पढ़ाया था कि आर्यन को हर सब्जेक्ट से नफरत होने लगी थी। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मासी जोर जोर से हंस के ताली बजाने लगी। वो कहने लगी, वाह मम्मी वाह, मान गई तुम्हारी बेटी स्वाति को। न सिर्फ अपनी बेटी को अपने जैसे बनाया है बल्कि उसकी बेटी की भी अपनी औलाद को बहुत अच्छी परवरिश दे रही है। देखो अनिका, अगर तुम अब इस इज्जतदार खानदान में जुड़ना चाहती हो तो सबसे पहले तो यह सुनो, बड़े बड़े खानदान के बच्चे इस उम्र में साइंस की बातें करते हैं, नए आविष्कारों की बातें करते हैं, और तुम्हारी बच्ची की हालत तो तुम देख ही रही हो। चलो कोई बात नहीं, इसे मैनर्स हम सिखा देंगे। रही बात तुम्हारी तो। इतना कहकर शीला मासी अनिका को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद शीला मासी अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़कर बोली, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और जिसे फंसाकर तुमने शादी की थी, जब उसे यह बात पता चली तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। अब छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हो ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की कभी कमी ना होगी, वो भी हम देख लेंगे। हाँ, हो सकता है लड़का शायद तुमसे उम्र में 15 या 20 साल बड़ा हो, बट आई थिंक तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रही बात तुम्हारी बेटी की, अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शीला मासी ने बड़े दयालु अंदाज से अनिका और रिया पर रहम करते हुए कहा, चलो अभी 6 साल की है, इसके पास अभी भी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका है, वरना ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं ये हम रोज न्यूज चैनल में देखते ही हैं। अनिका की पेशेंस अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। मासी जब तक उसे टारगेट कर रही थी, अनिका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसे इस तरह के ताने सुनने की आदत थी, मगर जब बात रिया पर आई तो अनिका ने शीला मासी को रोकते हुए कहा, मासी, इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। रिया पढ़ाई में वैसे तो अच्छी थी, मगर आज वह इस तरह के जवाब क्यों दे रही थी यह बात तो खुद अनिका नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि अगर सचमुच रिया पढ़ाई में पीछे होती तो शीला मासी को कोई अधिकार नहीं था एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह बात करने का। शीला मासी ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, सुना तुमने मम्मी, तुम्हारी लाडली पोती क्या कह रही है। इस बच्चे की पढ़ाई का ख्याल खुद रखेगी। जिसने खुद कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, क्या वह अपने बच्चे के एजुकेशन का ध्यान रख सकती है। शीला मासी फिर से अनिका की ओर देखकर कहने लगी, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ मैं, ताकि इस बच्ची का भविष्य भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह बर्बाद ना हो जाए। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ रही तो वह दिन दूर नहीं जब इसे भी तुम अपनी ही चाल चलन सिखा दोगी। फिर एक दिन यह भी तुम्हारी तरह बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर लौटेगी, तब क्या करोगी। अंजलि मामी ने बीच में ही कहा, चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज की कोई लिमिट होती है, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। शीला मासी की इतनी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। शीला मासी को चुप कराने के लिए उन्हें उन पर गुस्सा करना ही पड़ा। फिर अपने आप को शांत करते हुए अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो शीला, अगर तुम इनके बारे में कुछ अच्छा चाहती हो तो वह बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कब और किस से क्या बात करनी चाहिए। शीला मासी ने अंजलि मामी की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। वो फिर से चेयर पर जाकर बैठ गई और पांव पर पांव चढ़ाकर जोरों से पांव हिलाने लगी। शीला मासी खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ इन दोनों को यह समझाना चाहती हूँ कि इज्जतदार खानदान में जिंदगी जीना चाहते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। इतना आसान नहीं होता अचानक सड़क से उठकर महलों में रहना। कल अगर रिया बड़ी स्कूल में जाएगी जहाँ बड़े बड़े खानदान के बच्चे पढ़ने आते हों तो इसकी हरकतों से लोग हमारे परिवार को जज करेंगे। इसलिए यह समझा रही हूँ तुम लोगों को, ताकि आगे चलकर इनकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और अगर जानना चाहती हो क्या फर्क है रिया में और बाकी बच्चों में, तो देखो मेरी बेटी करिश्मा को। दरअसल शालिनी मौसी ने उम्र के 45वें साल में शादी की थी। एक्चुअली तब तक उनको उनकी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला था।
वैसे भी शालिनी मौसी की ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ लड़का मिलना थोड़ा मुश्किल ही था, इसलिए शादी लेट हुई थी और उनके बच्चे भी लगभग आर्यन और रिया की उम्र की ही थी। वह जब से घर में आई थी बड़ी शांति से अपनी नानी माँ की व्हीलचेयर के पास बैठी थी। करिश्मा एक बेहद क्यूट बच्ची थी, दिखने में एकदम चबी मगर ज्यादा मोटी नहीं। छोटी सी उम्र में ही करिश्मा की आंखों में चश्मे चढ़े थे। गोल गोल ग्लास में से करिश्मा की हिरनी जैसी आंखें देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता था, अगर कैंडी फ्लॉस और करिश्मा की स्वीटनेस कंपटीशन हो जाए तो कौन ज्यादा स्वीट होगा। शीला मासी ने करिश्मा से सवाल करना शुरू किया, करिश्मा बेटा, विल यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। करिश्मा ने अपनी जगह से उठकर दोनों हाथों को फोल्ड करके बड़ी ही पोलाइटली जवाब दिया, द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स। करिश्मा का जवाब सुनकर शीला मासी ने ताली बजाकर कहा, डेट इज एक्सीलेंट, नाउ टेल मी व्हाट लैंग्वेज इज कैन यू स्पीक। इस बात का भी करिश्मा ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेजेज, बट आई एम ऑल्सो वेरी कीन ऑन लर्निंग मोर लैंग्वेजेज। ये कहते हुए करिश्मा ने स्पेनिश में एक पोएम भी गाई। इतनी छोटी सी बच्ची को किसी फॉरेन लैंग्वेज में पोएम गाते हुए देख वहां मौजूद सभी लोग काफी इम्प्रेस हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा को इस तरह पोएम गाते देख अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जैसे ही करिश्मा की पोएम खत्म हुई, शीला मासी ने सबसे कहा, देखा आप लोगों ने, मैं यह नहीं कहती हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल में सबसे बेस्ट है या सबसे तेज है, बल्कि मैं यह कहूँगी कि हम जैसे लोग जिन स्कूल में हमारे बच्चों को भेजते हैं उन स्कूलों में सभी बच्चे करिश्मा की तरह ही वेल एजुकेटेड और वेल कल्चर्ड होते हैं। रिया को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि रिया इन सब बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएगी? फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, इसे तो अपनी मदर टंग में भी जवाब देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही शीला मासी रिया के लिए ऐसा टॉन्ट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मासी, अंजलि मामी और व्हील चेयर पर बैठी नानी सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी रिया ने जो कहा वह किस भाषा में था। शीला मासी ने कंफ्यूज रिएक्शन देते हुए आर्यन से पूछा, यह कौन सी लैंग्वेज में बोली तुम रिया? आर्यन ने रिलैक्स होकर शीला मासी को जवाब दिया, यह अरबिक लैंग्वेज है बड़ी मासी, बहुत आसान है इसे बोलना। एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया है, 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई है मुझे मॉम ने। यह सुनते ही छोटी सी करिश्मा एक बिन बताए कंपटीशन में आर्यन के साथ उतर गई। करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच नहीं जानती हूँ, बल्कि मैंने स्कूल में बहुत सारी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है और ज्यादातर कंपटीशन में मैंने सेकंड लाया है। जैसे ही अभी अभी इंटर स्कूल कैलीग्राफी कंपटीशन थी जिसमें मैं सेकंड आई, और हाँ, जूनियर रोबोटिक कंपटीशन में मैं पूरे साउथ दिल्ली में सेकंड आई थी। आर्यन ने करिश्मा से पूछा, क्या सचमुच तुम सेकंड आई? करिश्मा ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बड़ी प्राउडली कहा, हाँ मैं सेकंड आई। आर्यन ने इस बात पर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि तुम हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करना। आर्यन की इस बात से गुस्सा होकर करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं 300 अलग अलग पोएम्स जानती हूँ, तुम्हें पता है मैं 1500 वर्ड्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख सकती हूँ। मैंने नेशनल लेवल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ऐप डाउनलोड की है जिसमें मेरा स्कोर अब लेवल 6 पर पहुँच गया है। करिश्मा की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, पोएम्स रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे घर पर एक छोटा पैरोट है जिसे जो भी चीज बताई जाए वह मेहमानों के सामने बोल देता है, और मोबाइल की एप्लीकेशन तो आखिर एक गेम जैसा ही है। अब गेम चाहे तुम खेलो या मैं, बात तो एक ही है। और गेमिंग में सच कहूँ तो मेरा मुकाबला इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। जैसे आर्यन का यह जवाब सुनते ही करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। शीला मासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वह जिस बच्चे को बेवकूफ समझ रही थी उस बच्चे ने पिछले 2 मिनट में ऐसी बातें कही थी जो 6 साल के बच्चे के लिए बोलना इम्पॉसिबल था। आर्यन ने अपनी बात खत्म करते ही अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। शायद बड़ी मासी को सबसे अकेले में कुछ बात करनी हो। किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है, यह आप ही ने सिखाया था ना। अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी।
जैसे ही अनिका और आर्यन अपने कमरे में आए, अनिका ने दरवाजा लॉक किया। अनिका ने आर्यन को उठाकर गले से लगा लिया। आर्यन को चूमते हुए अनिका ने उससे पूछा, मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। अनिका को हमेशा से लगता था कि रिया मैथ्स और साइंस में काफी अच्छी थी, मगर लैंग्वेज में उनके मार्क्स बहुत कम आते थे। वह यह देखकर हैरान हो गई थी कि रिया इतनी अच्छी अरबिक भी जानती थी। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन से पूछा, रिया तुम इतनी अच्छी अरबिक कहाँ से सीखी? अब आर्यन की खुशी अचानक ही कंफ्यूजन में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी अनिका की पर्स में उसका फोन बजने लगा। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, फोन पर गौतम गुलेरिया गुस्से से कहने लगे, वाह अनिका, अब तुम इतनी गिर गई हो कि कंपनी के सारे फंड तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। देखो, शराफत से वह पैसे मुझे लौटा दो, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। अनिका, जो अब तक गौतम गुलेरिया से हमेशा डर डर के बातें करती थी, इस बार उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गौतम गुलेरिया को जवाब दिया, देखिए पापा, हम सबकी मजबूरियां हैं, हम सबकी अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ेगी, है ना? जैसे मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेरी माने तो पापा आप भी आज से यही आदत डाल लीजिए। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर गौतम ने अपने सुर बदलते हुए कहा, समझ गया मैं, अब तो तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो ना? फिर भला तुम्हें अब तुम्हारे गरीब बाप की फिक्र क्यों होगी? अब तो तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए होगा। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे मल्होत्रा से कहकर 2 करोड़ रुपए दिलवा दो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। क्या कहती हो? अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई बाप अपनी बेटी से रिलेशन तोड़ने के लिए 2 करोड़ की मांग कर सकता था? अनिका ने गौतम की बेशर्मी का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे? क्या आपको ये मंजूर है? अनिका ने गौतम से कहा, अगर वह उसे अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वह उसे 2 करोड़ रुपए उसी वक्त ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अनिका की यह डिमांड सुनते ही गौतम ने बिना सोचे अनिका से फोन पर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। गौतम की ये शर्त सुनकर अनिका थोड़ी देर सोच में पड़ गई। अनिका को पता था कि गौतम इतना बेशर्म आदमी था कि एक बार पैसे मिलने के बाद वह अपनी बात पर से मुकर भी सकता था, मगर अनिका अपने बेटे तक पहुंचने के लिए 2 करोड़ का रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मगर उसे यह फंड ट्रांसफर करने के लिए राजलक्ष्मी की जरूरत थी। अनिका ने गौतम से थोड़ा वक्त मांगते हुए कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफर करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? अनिका की यह बात सुनकर गौतम ने उसे जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, अपने गरीब बाप पर थोड़ा तो विश्वास रखो। फोन काटकर अनिका राजलक्ष्मी को फोन लगाई। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम की अकाउंट डिटेल शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में वह फौरन 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए ऐसे फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत की इतनी बड़ी रकम वह इस तरह जाया कर दे, इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल्स तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। इस एप्लीकेशन में जैसे ही अकाउंट होल्डर अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, राजलक्ष्मी उसका फोन हैक कर लेके गौतम का फोन अपने कंट्रोल में ले सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राजलक्ष्मी चाहे तो भेजे हुए पैसे 1 सेकंड में वापस अपने अकाउंट में या किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती थी। यह सारी बातें राजलक्ष्मी ने फोन पर अनिका के साथ भी शेयर की थी। नॉर्मल सिचुएशन में अनिका इस बात को कभी नहीं मानती, मगर वह अपनी मेहनत के पैसे गौतम के पास भी नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा कि पैसे ट्रांसफर करने के 5 मिनट बाद वह दोबारा से पैसे अपने अकाउंट में वापस ले ले। राजलक्ष्मी ने अनिका की तारीफ करते हुए कहा, डेट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब तुम भी सोचने लगी ना, बिल्कुल मेरे जैसा, टिक फॉर टैट, जैसा का तैसा। राजलक्ष्मी का फोन रखते ही अनिका ने गौतम गुलेरिया को फोन लगाया और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनने वाला था। उसने मनीषा से कहा, तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करें।
मनीषा भी उतावली होकर अपने फोन में बैंक एप्लीकेशन खोलकर चेक करने लगी। मनीषा गुलेरिया की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक दो बार तो उसने गलत पिन डाल दिया। इस वजह से एप्लीकेशन खोलने में देरी हो रही थी। फाइनली कुछ देर बाद गौतम ने मनीषा के हाथ से फोन खींचते हुए खुद पिन डालकर बैलेंस चेक किया। अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थी। जब 3 से 4 मिनट तक गौतम फोन पर कुछ नहीं बोला, तब अनिका ने दोबारा गौतम से पूछा, क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? होश संभालते हुए गौतम ने अनिका से कहा, देखो मैंने तुमसे वादा किया था, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं भी तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अनिका बिना कुछ बोले बस गौतम की बात सुन रही थी। वह चाहती थी गौतम जल्द से जल्द अपनी बात पूरी करे और उससे उसके बेटे का पता बता दे। कुछ देर गोल गोल बात करने के बाद गौतम ने अनिका से कहा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांसें लेना बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अब तक तो उस मिट्टी में उसका मौजूद हर निशान भी मिट गया होगा। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी बेटे को जन्म दिया था और आज के बाद हम भी तुम्हें भूल जाएंगे, तुम भी हमें भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। यह कहते हुए गौतम ने फोन रख दिया। अनिका ने अभी अभी गौतम के मुंह से जो सुना था उस बात पर अनिका विश्वास नहीं करना चाहती थी, मगर उसे तभी एहसास हुआ कि क्यों आज तक इतना ढूंढने के बावजूद उसे उसके बेटे का कोई पता नहीं चला था। क्यों पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था, न ही हॉस्पिटल वालों को कुछ पता था और न ही मनाली में कोई ऐसा शख्स था जिसने उसके बेटे को या तो पहले कभी देखा हो या उसके बारे में कोई जानकारी हो। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। ये सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी कि उसका बेटा 6 साल पहले गुजर चुका था। इस बात से अनिका को अंदर से तोड़ दिया था। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और फुट फुट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वह खुद को ठहराने लगी थी। उसे लगा काश उस रात उसने थोड़ी सी ताकत लगाकर उसने अपने बच्चे को बचा लिया होता, तो आज उसका बेटा भी जिंदा होता और उसके साथ भी होता। अनिका बार बार अपने आप को कोसते हुए रोने लगी। वो रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सन्स डेथ। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया था। वह अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था, जबकि उसे पता था कि ना तो वह मरा था और ना ही उसकी माँ उसकी मौत की जिम्मेदार थी। आर्यन अनिका को कहने लगा, चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ मॉम, तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ मॉम, तुमने कुछ नहीं किया। अनिका इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था और न ही उसे आर्यन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह उस रात को कोस रही थी जब वह किडनैपर से मुकाबला नहीं कर पाई और दोनों में से सिर्फ एक बच्चे को बचा पाई थी। रोते रोते अनिका का सर जमीन पर पटका, मगर उसे शारीरिक दर्द से बहुत ज्यादा मानसिक दर्द हो रहा था। वह अपने बेटे को याद करके अपने आप को कोस रही थी। तभी अनिका के कान पर अचानक आर्यन की आवाजें सुनाई देने लगी। आर्यन उसे कह रहा था, मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ माँ। यह बात सुनते ही रोती हुई अनिका एक सेकंड के लिए शांत हो गई। अनिका हैरानी से आर्यन की ओर देखने लगी। उसने फिर से आर्यन को सुनने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसे वही बात सुनाई दी, मॉम मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ मॉम, प्लीज तुम रो मत। अनिका ने बहुत ही हैरान होकर आर्यन से पूछा, रिया यह तुम क्या कह रही हो, तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा, और मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। आर्यन की यह बात सुनकर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बस फटी हुई आंखों से आर्यन को देखे जा रही थी। उसे एक पल में पिछले दिनों में हुई सारी बातें याद आने लगी। किस तरह रिया ने गेम खेलना बंद कर दिया था, रिया का अचानक वह कपड़े बदलकर सामने आना, नीचे शीला मौसी के सामने अरबिक भाषा में बोलना, यह सारी चीजें एक बात का सिग्नल साफ दे रही थी कि रिया पिछले दिनों में काफी बदल गई थी। अनिका ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर उससे पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो, यह कैसे हो सकता है? अपनी माँ को रोते हुए देखकर आर्यन की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। रोते हुए आर्यन ने अनिका को बहुत टाइट हक कर लिया और रोते रोते ही कहा, हाँ मॉम,
रिया और मैं ट्विंस हैं, है ना? इसलिए हमारी शक्ल मिलती है। वी बोथ आर लाइक्स। हम बहुत जल्द ही तुम्हें यह सब कुछ बताने वाले थे। आई एम सॉरी, हमने तुमसे यह बात छुपाई, मगर आज जब तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मॉम देखो, मैं जिंदा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ गई थी। अनिका को आर्यन की बातों पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था, मगर अब भी वह बहुत हैरान थी। अनिका ने आर्यन को धीरे से अलग करते हुए पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? आर्यन ने बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा है और मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। अनिका अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी चल रहा था वह उसके लिए एक सपने जैसा ही था, मगर अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि अगर यह सपना भी होता तो अनिका पूरी जिंदगी इसी सपने में गुजारना चाहती थी। कुछ मिनटों में अनिका ने आर्यन को हजारों किस्सें दे दी, फिर उसे गले लगाकर रोने लगी। इस बार आर्यन को गले लगाते ही अनिका को इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस बच्चे की आंखों में देखकर उसे एक अनजानापन कनेक्शन महसूस हो रहा था, वह सब कुछ सच था। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए अनिका ने आर्यन से पूछा, अगर तुम यहाँ हो मेरे पास तो फिर रिया कहाँ है? अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे शांत करने के लिए रिया ने यह पूरी कहानी बनाई थी, और इसीलिए उसने फिर से एक बार आर्यन से पूछा, देखो रिया, अगर यह कोई तुम्हारी शरारत है तो मम्मा तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। अनिका की यह बात सुनकर आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ा और नीचे ले गया। नीचे हॉल में बड़ी नानी शीला मासी को समझा रही थी। वो उसे ये समझा रही थी कि अनिका के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शीला मासी ने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया। वाह मम्मी, मैं तुम्हारी वन साइड ममता की दाद देती हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ स्वाति से प्यार किया और अब उसके बच्चों से प्यार करती हो। मेरे बारे में कभी सोचा भी नहीं। तुम जानती हो ना, स्वाति हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाकर घर छोड़कर भाग गई थी। तब क्या हुआ था? मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी तोड़ दी थी। सालों साल एक कंपेनियन की तलाश में मैं भटकती रही, मगर स्वाति की वजह से हमारे खानदान की इज्जत पर जो दाग लगा था वह धोते धोते मेरी सारी जवानी बीत गई। तुम्हें पता है क्या गुजरा है हम पर स्वाति की वजह से, और फिर भी हमेशा से उसी की साइड लिए जा रही हो, तब भी और आज भी। और वह लड़की अनिका बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। शादी के पहले ही किसी और के बच्चे की माँ बन गई। यह सब एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा है कि यह लड़की अपनी माँ की तरह हमारी खानदान का नाम डुबाने आई है। और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है इस लड़की की नजर हमारे खानदान के पैसों पर भी है। जैसे ही शीला ने यह बात कही, आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर हॉल में आया। आर्यन ने एक सेकंड के लिए रुक कर शीला मासी को गुस्से से देखा, फिर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर मेन डोर से बाहर ले गया। अंजलि मामी को लगा शीला के बर्ताव की वजह से अनिका घर से बाहर निकल गई। शीला मासी पर नाराज होते हुए अंजलि मामी ने कहा, देखो शीला, अगर तुम्हें अनिका और रिया पसंद नहीं है तो जब तक वो यहाँ है तुम इस घर में मत आना। और दूसरी एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अनिका एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, उसे हमारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर अंजलि मामी दौड़कर अनिका और रिया को रोकने बंगले से बाहर पहुंची। अंजलि मामी के पहुंचने से पहले ही अनिका गाड़ी लेकर गेट से बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के अंदर आर्यन अनिका को डायरेक्शंस दे रहा था। आर्यन अपने फोन में लोकेशन डायरेक्शंस ऑन कर रखा था। वह अनिका से कभी राइट मोड़ने को कहता तो कभी लेफ्ट। अनिका रोज से आज थोड़ा तेज गाड़ी चला रही थी। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अनिका को एक गहरा सदमा लगा था। जब तक वह दोनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख लेती, उसके मन को शांति नहीं मिलने वाली थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अनिका दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक पोच लोकेलिटी में पहुंची। वहां काफी बड़े बड़े बिल्ला बनाए हुए थे। शहर के बड़े बड़े लोग वीकेंड पर इन बिल्ला में हॉलीडेज मनाने आते थे। ये पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने ही कंस्ट्रक्शन की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मारवा खानदान ने शहर से थोड़ी दूर अपना ही एक अपना शहर बनाया था। सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज देखने पर कोई यह नहीं कह सकता था यह लोकेशन इंडिया का हिस्सा था। आर्यन ने फोन पर टैप करते हुए अनिका से कहा, अब यहाँ से फोर्थ बंगलो जब आएगा तो गाड़ी गेट के अंदर ले लेना। आर्यन ने बताया हुआ बंगला जब नजदीक आया तो अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी। गेट पर सिक्योरिटी ने कार को रोकते हुए अनिका से गाड़ी का कांच नीचे करने को इशारा किया।
अनिका ने जैसे ही कांच नीचे किया, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर बैठे आर्यन को देखा। आर्यन को देखते ही गार्ड ने रिमोट का बटन दबा दिया और गेट पर एक ग्रीन सिग्नल हुआ। गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। गाड़ी जब गेट के अंदर गई तब अनिका ने देखा कि अभी बंगला तो काफी दूर था। उसने पहले एक मिनी गोल्फ कोर्स, एक स्विमिंग पूल और एक क्लब हाउस से गुजरते हुए उसे बंगलों तक पहुंचना था। अनिका ने बंगले से थोड़ी ही दूर पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद आर्यन और अनिका गाड़ी से उतर गए। आर्यन ने अनिका से कहा, क्या आप मुझे और रिया को एक साथ देखने के लिए तैयार हैं? अनिका से अब इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया हो। आगे बढ़कर अनिका ने डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में अंदर से दरवाजा खुला और छोटी सी रिया ने अपना सर बाहर निकालते हुए पूछा, मम्मा तुम यहाँ? मारवा खानदान आर्यन को दादी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार मानता था। खानदान के लगभग सभी लोग आर्यन से नफरत करते थे, इसलिए रोहित आर्यन को लेकर इस विला में अकेले रहने आ गया था, जबकि बाकी के खानदान के लोग लोकेलिटी में बने सबसे बड़े विला में रहते थे। जब अनिका ने डोरबेल बजाई तब रोहित रिया के साथ चेस की गेम खेल रहा था। जैसे ही डोरबेल बजी, रोहित को हैरानी हुई कि इस वक्त उन्हें मिलने इस विला में कौन आ सकता था। न ही सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित को कॉल करके बताया कि कोई आ रहा था। रोहित ने ऑफिस के सभी लोगों से कह दिया था कि वह आज अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था। अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से भी कह दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर इस वक्त यहाँ उसे कौन मिलने आया हो सकता था? इस बात से हैरान रोहित था। डोरबेल की आवाज सुनते ही रिया दौड़कर दरवाजा खोलने आगे निकल गई। रोहित रिया को आवाज देते हुए उसके पीछे चलने लगा। रोहित ने रिया से कहा, आर्यन संभल कर, मुझे देखने दो कौन है। आज क्या हो गया है तुम्हें? इतना दौड़ क्यों रहे हो? जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला, सामने अनिका को देखकर रिया शॉक हो गई। उसने अनिका से कहा, मम्मा तुम यहाँ? उसी वक्त रोहित ने रिया को कंधे से पकड़कर बगल में खड़ा कर दिया। रोहित ने फिर उसे आंखें दिखाते हुए वहीं चुपचाप खड़े रहने का इशारा भी किया। अनिका को वहां देखकर रोहित भी हैरान हो गया था। जो लड़की उसे रात को 1:30 बजे ड्रॉप करने की इजाजत नहीं देती थी, वह लड़की इस तरह उसके वेकेशन हाउस पर उससे मिलने क्यों आई होगी? रोहित ने हैरानी से अनिका को पूछा, मिस अनिका आप यहाँ? अनिका की नजरें रोहित के बगल में खड़ी रिया पर जमी हुई थी। रिया को देखकर उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। अनिका को यहाँ देखकर रिया को लगा कि अब उसका सारा खेल खत्म हो गया था। उसे आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मा यहाँ पहुँचने वाली थी, यह बात आर्यन ने रिया को फोन पर नहीं बताई थी। अब दादी माँ के होश में आने से पहले ही डैड और मम्मा को सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। रिया ने अनिका की आंखों में कई सारे सवाल पढ़ लिए थे। उसी का जवाब देने की कोशिश में रिया ने अनिका से कहा, मम्मा वह मैं आपसे। रिया आगे कुछ कहती उससे पहले रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, बस करो आर्यन, शी इज नॉट योर मॉम। यह क्या इतने दिनों से मॉम मॉम का पागलपन लगा रखा है? अनिका ने रिया को इशारा करते हुए बस शांत रहने को कहा। अनिका ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रोहित मारवा। वो दरअसल मैं आपसे यह पूछना चाहती थी कि क्या यह आर्यन आपका बेटा है? रोहित अनिका की यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने वक्त के बाद अनिका ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी, जबकि वह जानती थी कि आर्यन उसका बेटा है। रोहित ने बड़ी कड़क शब्दों में अनिका से कहा, आई डोंट नो, मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं? मिस अनिका, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। पूरी दुनिया जानती है कि आर्यन मेरा बेटा है, और एक बिन माँ का बच्चा अगर प्यार से आपको माँ कह देता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका उस पर कोई अधिकार है। अनिका इस वक्त जो मेंटल स्टेटस से गुजर रही थी, उसे रोहित की कही हुई बातों का न तो बुरा लग रहा था और न ही उस बातों का उस पर कोई असर हो रहा था। अनिका के होंठ सूखने लगे थे। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाकर रोहित से पूछा, नो आई मींट वाज मिस्टर मारवा, क्या आप ही आर्यन के बायोलॉजिकल पिता हैं? यह बात सुनते ही रोहित ने इरिटेट होकर रिया को घर के अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर लिया। रोहित ठीक दरवाजे पर अनिका के साथ बातें करने लगा। उसने अनिका से कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मिस अनिका, ऑफ कोर्स आर्यन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। अनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हो सकता था। प्रेग्नेंट होने से पहले अनिका काफी महीनों तक गुलेरिया हाउस से बाहर नहीं निकली थी
और उसके लिए यह समझना भी मुश्किल था अगर रोहित दोनों बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है और अनिका दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल मदर, तो यह बात उन दोनों की जानकारी के बाहर क्यों थी। अनिका को आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि उसके बच्चों का बाप कौन था। अनिका का कंफ्यूजन अब टेंशन में बदल चुका था। उसने अपना पसीना अपने हाथों से दबाते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर रोहित, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बेटे के बायोलॉजिकल मदर को जानते हैं? यह सवाल पूछने के बाद अनिका रोहित के एक्सप्रेशन को गौर से देखने लगी। रोहित इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि आखिर अनिका रोहित से चाहती क्या थी और ऐसे पर्सनल सवाल करने का मतलब क्या हो सकता है। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने ट्रैक्स की जेब में डाल दिए और फिर अपने आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका को बड़े एटीट्यूड से कहा, देखिए मिस अनिका, मैं नहीं जानता कि इस सवाल का जवाब मिलने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं आपको इतना बता दूं कि आर्यन की माँ को ना मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। अनिका ने इस पर सवाल किए, अगर आप उनको नहीं जानते हो तो उनके साथ बच्चे कैसे पैदा कर लिए? स्पॉट न्यूजली ये सवाल पूछने के बाद अनिका को इस बात का रियलाइज हुआ कि उसने ज्यादा ही ऊंची आवाज में रोहित से बात कर ली थी। रोहित जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, खासकर उस इंसान के सामने जो उसकी दादी की जान बचाने में उसकी मदद कर रही थी। रोहित ने अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए अनिका से कहा, डेट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अनिका ने सोचा था अगर किसी ने उसके बेटे को गोद लिया होगा तो यह उस परिवार को काफी पैसे ऑफर करके अपने बेटे की कस्टडी वापस ले लेगी, मगर रोहित मारवा से वो न तो पैसे में जीत सकती थी और न ही पावर में। इनफैक्ट अनिका को अभी इस बात का भी डर था कि कहीं रोहित को इस बात का पता चल जाए कि उसकी एक बेटी भी है तो कहीं वो रिया को भी अनिका से अपने पावर और पैसे के दम पर छीन न ले। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बस आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती थी। कार के पीछे छुपा आर्यन आगे आकर अपनी मॉम के डिफेंस में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर रोहित के चेहरे पर बढ़ता गुस्सा देखकर वो शांत हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था आखिर अनिका क्यों उसके बारे में जासूसी कर रही थी। रोहित ने अनिका की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है कि आप इस वक्त मेरे फैमिली वेकेशन हाउस पर मुझसे यह सारी बातें करने आई हैं? रोहित का कंफ्यूजन वैलिड था। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि नॉर्मल सिचुएशन में अनिका कभी भी रोहित को इस तरह नहीं मिलने आती। अनिका को अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर इस बात का कंफर्मेशन चाहिए था कि उसका बेटा जिंदा है और सेफ है। अनिका ने रोहित के शक को दूर करने के लिए एक नई कहानी बनाते हुए कहा, एक्चुअली मिस्टर मारवा, मैं आपको यह बताने आई थी कि आपकी दादी जो हैं उन्हें 1-2 दिन में होश आ जाएगा, मगर क्योंकि वह काफी दिनों से कोमा में थी, उनका बॉडी बहुत वीक हो चुकी होगी, इसलिए उनके खाने पीने पर खास ध्यान रखना होगा। उन्हें ज्यादातर जूसेस देने होंगे और शुरुआती दिनों में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उनका खाना न्यूट्रिशियन हो और इजीली डाइजेस्टिबल भी हो। अनिका की बात सुनते हुए रोहित ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर दिए। अनिका की बात खत्म होते ही रोहित ने अनिका से कहा, आई अप्रिशिएट कि आपने मेरी दादी माँ की सर्जरी करके उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश की है, मगर मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि मेरी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल में देश के सबसे बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, इसलिए आपको इस चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका जानती थी कि रोहित की बात सच थी, इसलिए उसने आगे बात बढ़ाते हुए रोहित से कहा, यस सर्टेनली मिस्टर मारवा, आप सच कह रहे हैं। मैं बेवजह ही यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आ गई। जाने से पहले अनिका ने दरवाजे से बाहर मुंह निकालकर देख रही रिया को देखकर कहा, तो आप आर्यन हैं? आर्यन मारवा इनके बेटे? रिया बराबर समझ रही थी कि ये अनिका का सिग्नल था कि घर आने पर रिया की खैर नहीं थी। रिया को इस वक्त अनिका से डर भी लग रहा था और उसे इस बात का ख्याल भी रखना था कि रोहित के सामने वह कोई ऐसी बात न करे जिससे उसे कोई शक हो। रिया की गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, मिस्टर रोहित, मानना पड़ेगा आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। रिया को पता था कि जब भी अनिका उसे अकेले में मिलेगी तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। उसने अनिका की बात सुनते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे लगता है कि मेरी खूबसूरती मेरे पेरेंट्स की वजह से है और मैं इतना भी यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। रिया के स्मार्ट आंसर की तारीफ करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मानना पड़ेगा
बेटा खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। अपने बेटे के लिए खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सुनकर रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर अनिका से कहा, मिस अनिका, मैं आपसे कह दूं कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़कों को, जो मेरा बेटा है। और अब तो वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है, इंडिया की सबसे मशहूर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी से। आर्यन, याद है ना, सुबह सुबह तुम्हें ट्रेनिंग में पहुंचना है। रिया ने अनिका की आंखों में गुस्सा साफ पढ़ लिया था और उसे यह भी पता था कि कल बलबीर सर के यहाँ पहुंचते ही अनिका उस पर बहुत गुस्सा करने वाली थी। डरी हुई रिया ने रोहित की ओर देखकर एक क्यूट स्माइल देते हुए पूछा, डैड, कैन वी स्किप माई ट्रेनिंग सेशन टुमारो? रिया की इस बात का जवाब ना देते हुए रोहित सीधा उसे घर में धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। कार में बैठती ही अनिका ने कार के बैक सीट में छुपे हुए आर्यन को बाहर निकालकर उसे गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटे बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। अनिका ने गाड़ी रोहित के विला से बाहर निकाली और मल्होत्रा हाउस की ओर जाने लगी। अनिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि आज अनिका की जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। जिस बेटे को पाने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, वह बेटा उसे वापस मिल गया था और उसे इस वक्त उसके बगल में बैठकर उसके साथ बातें कर रहा था। अनिका ने आर्यन और रिया की प्लानिंग की तारीफ करते हुए आर्यन से पूछा, तो आज का क्या प्लान था तुम दोनों का? वापस अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे पहुंचने वाले थे? इस बात का जवाब देते हुए कहा, मॉम, आज नहीं कल। जब तुम मुझे बलबीर सर के यहाँ ट्रेनिंग के लिए छोड़ने जाती तो वहाँ मैं और रिया फिर से बदल जाते, क्योंकि हमारे प्लान में बलबीर सर भी शामिल हैं। यह बात सुनकर अनिका ने जोर से कार को ब्रेक लगा दी और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए हैरानी से आर्यन को कहा, तुम दोनों ने मिलकर उस जिद्दी बूढ़े को भी अपने साथ मिला लिया। मान गई तुम दोनों को। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि शैतानियां करने में तुम दोनों का दिमाग आखिर किस पर गया है। मैं तो मेरे बचपन में किसी बड़े के सामने अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी, और तुम दोनों तो कोई प्रोफेशनल जासूस से कम नहीं हो। आर्यन ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, फिर शायद इस मामले में हम डेड पर गए हैं। आर्यन का यह जवाब सुनकर अनिका और आर्यन दोनों एक साथ हंस पड़े। घर पहुंचने से पहले अनिका ने आर्यन को एक बड़ा सा आइसक्रीम खरीद कर दिया था। दोनों आइसक्रीम पार्लर में बैठ गए। इतने सालों में दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया था, इसके बारे में बातें की। आर्यन की कुछ बातें सुनकर अनिका को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों कभी हंस पड़ते तो कभी रो पड़ते। माँ बेटे का ऐसा प्यार देखकर आसपास खड़े लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी आर्यन ने अचानक अपनी चेयर से सीधे अनिका की गोद में छलांग लगा दी। एक बड़ी स्माइल देते हुए आर्यन ने अनिका से पूछा, क्या मैं कभी भी आकर तुम्हारी गोद में बैठ सकता हूँ, किसी भी परमिशन लिए बिना? अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ घुमाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, यस माय चाइल्ड, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मेरे बेटे हो। ये हक और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन गॉड। यह सुनते ही आर्यन के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अनिका को चूम लिया। अनिका को थोड़ी शरारत सूझी। उसने आर्यन से कहा, लगता है अगर इंटेलिजेंस की बात आए तो रिया जरूर मुझ पर गई है और तुम अपने पापा पर। अनिका की बात पर आर्यन ने हैरान होकर पूछा, मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है? अनिका ने आर्यन के सर पर प्यार से मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें यह प्रूव करना था कि तुम आर्यन हो या रिया नहीं हो, तो वही अंजलि मामी के घर पर अपना पैंट उतार कर प्रूव कर देते कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। मॉम के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन बहुत शर्मा गया। उसने अपना मुंह अनिका के बाहों में छुपा लिया। अनिका ने आर्यन को जोर से हग करते हुए कहा, माय शाय बॉयज। अगले दिन ब्रह्मपुत्र एकेडमी में सुबह ठीक 7 बजे अनिका आर्यन को लेकर बलबीर सर की ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच गई। बलबीर सर पहले से ही अनिका और आर्यन का इंतजार करते हुए रिसेप्शन पर खड़े थे। जैसे ही बलबीर सर ने अनिका और आर्यन को आते हुए देखा, बलबीर सर ने आर्यन को देखकर एक आंख मारी। बलबीर सर को लगा कि उन्होंने आर्यन को सिग्नल दे दिया है कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे ही आर्यन और अनिका बलबीर सर के पास आए, बलबीर सर ने झूठ मूठ आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे पुत्र, रिया तुम आ गई। चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होगा। तैयार होना बेटी रिया। यह कहते हुए बलबीर सर आर्यन की ओर देखकर हंसने लगे। तभी अनिका ने बलबीर सर का कॉलर पकड़कर कहा,
शर्म नहीं आती बच्चों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हुए? आज आप पकड़े गए, अभी पुलिस बुला के आपको अंदर करवाती हूँ।